नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश होती है हम उन तमाम खबरों को तथ्य और सत्य के साथ करें, आपके साथ साझा करवाएं, आपको हर खबर के उस पहलू से रूबरू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से जो तमाम विमान हैं उनके पहियों पर लगा है एक ब्रेक, इस खबर को जानेंगे विस्तार के साथ ही क्यों धोखाधड़ी, साजिश और अंतिम संस्कार ये दोनों बातें कनेक्टेड हो रही हैं, इस खबर पे भी तफसील से होगी बातचीत। और किस लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब अफगान लोगों के लिए जो वीजा है उसे रद्द करने की प्रक्रिया को मिल गया है थम्स अप। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एयरबस को लेकर। तो पूरी दुनिया में उपयोग किए जाने वाले एयरबस A320 की जो श्रेणी है उसकी फ्लाइट्स के सामने सोलर रेडिएशन की एक बड़ी चुनौती है जो अब सामने आकर खड़ी हो गई है। सोलर रेडिएशन से विमान नियंत्रण डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन यानी फ्लाइट्स की दिशा, कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रही हैं, ये सूचना है ना, उसका गलत होने का खतरा है। और अगर ये गलत सूचनाएं ATC तक पहुंचते हैं तो आप मान लीजिए कि ये मानवीय जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और इस समस्या से बचने के लिए एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों को अहम निर्देश जारी किए, यानी एक सॉफ्टवेयर अपडेट से 6000 जो विमान हैं उनके पहिए थम गए। आखिरकार ये अलर्ट क्या है, क्यों ये सावधानी बरतनी जरूरी है, इसे समझते हैं। तो अलर्ट इस बात का कि सावधान होना है, दुनिया में जो तमाम हवाई सेवाएं हैं वो इस बात से प्रभावित मानी गई सोलर रेडिएशन की वजह से, और 6000 विमानों के पहिए इस खबर के बाद थमते हुए नजर आए। भारत समेत कई देशों में हवाई सफर पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह कि एयरबस का जो A320 एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ दिक्कतें सामने आई। अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया जिसका असर देखा गया एयरबस A320 फैमिली के करीबन 11,000 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर। अपडेट ना होने की वजह से, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इस तरह के विमान सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, उसकी वजह से संचालन में देरी भी हुई। जो अपडेट किया गया पूरा सॉफ्टवेयर, A320 सॉफ्टवेयर अपडेशन की वजह से सैकड़ों उड़ानें प्रभावित रही, और इसी सीरीज के जो विमान हैं उन पर सोलर रेडिएशन का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर सोलर रेडिएशन का ये खतरा है, इससे जो डेटा है उसके करप्ट होने की, उसके खराब होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से उड़ानों में अब जो उड़ान भरने की टाइमिंग है उसमें देरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या और सोलर रेडिएशन कैसे डेटा को करप्ट कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो एयरबस कंपनी ने जारी किया है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट्स की जो रेगुलर सर्विसेज होती हैं उससे पहले इसे इंस्टॉल करना होगा। अपडेट किया जा रहा है, और A320 फैमिली की एयरक्राफ्ट में जरूरी डेटा हो सकता है करप्ट। वजह सोलर रेडिएशंस, और तेज सोलर रेडिएशंस की वजह से इस डेटा के खराब होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में अब भारत पर क्या असर पड़ने वाला है इस खबर का, उसको भी आपके साथ करते हैं साझा। तो एयर इंडिया, इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। अपडेट प्रक्रिया के कारण उड़ानों में देरी की आशंका को लेकर उन्होंने ये जारी किया है। विमानों को कुछ समय के लिए अभी ग्राउंड किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है अगर विमान ग्राउंड होंगे तो परिचालन पर असर पड़ेगा। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई घर से निकलने से पहले। तापस रुक गए, तापस आपसे समझना चाहेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर अपडेशन एक रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सोलर रेडिएशन की जो ये खबर सामने आ रही है उससे कैसे डेटा करप्ट हो सकता है, और इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के पीछे वजह क्या है? ओके, तो पहले सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि जब आप 25,000 किलोमीटर हाइट पे जब जाते हो, ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तब जो सोलर रेडिएशन है, यानी एक प्लाज्मा एक रेडिएट करता है सन से, जो बहुत स्ट्रांग होता है। जनरली वो क्या होता है कि आपका जो ओजोन लेयर है उसके नीचे नहीं आ पाता, लेकिन वो चूंकि ऊपर से जाता है, एयरप्लेन एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, 20,000 25,000 माइल ऊपर जो होता है, तो उसके ऊपर जब ये जाता है तब
एक जो जिस तरीके का सोलर रेडिएशन होता है वो जो प्लेन के ऊपर हिट करता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इम्पैक्ट करता है। और जिस तरीके से जब फ्लाई बाय, जब प्लेन्स आज के दिन में जो उड़ रहे हैं वो फ्लाई बाय वायर, यानी एक तरीके का सिस्टम होता है जिससे कि प्लेन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। पहले के ज़माने में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने में जब प्लेन से उड़ती थी तो एयर जो प्लेन चलाते थे उनको बैलेंस करना पड़ता था। अब ये फ्लाई बाय वायर चलता है, तो फ्लाई बाय वायर के लिए एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के ज़रिए ये उसको उड़ाया जाता है। और जब ये रेडिएशन पड़ता है उन प्लेन्स के ऊपर तो ये उसको इम्पैक्ट करता है। मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली देखा गया कि एक प्लेन आ रहा था मेक्सिको से यूएस की तरफ, और उसको टेम्पा बे में उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि उसमें जो सोलर रेडिएशन पड़ा उससे उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इम्पैक्ट पड़ा, उसका हार्डवेयर में भी इम्पैक्ट पड़ा, और जो गति जिस गति से चल रहा था और जिस हाइट में था उससे हाइट से नीचे आ गया एकदम से। तो ये एक मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से पूरे विश्व में एयरबस के करीब 6000 फ्लाइट्स हैं, इसको इम्पैक्ट किया गया। और भारत में भी करीब 300-350 प्लेन्स हैं इंडिगो और एयर इंडिया के, तो उनको भी उसको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है और हार्डवेयर अपडेट दोनों की जा रही है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भारत में करीब इस वक्त इंडिगो के 200 प्लेन्स हैं, उसमें से करीब 143 प्लेन्स में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। बाकी जो प्लेन्स हैं उसमें वो करीब 30 तारीख तक सुबह 6 बजे तक बाकी प्लेन्स में भी ये अपग्रेड्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर प्लेन्स नए हैं। A320 जो A320 प्लेन्स है एयरबस के, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लेन्स में से हैं। बोइंग को पीछे छोड़ के एयरबस ने ये किया था। और इंडिगो के बाद एयर इंडिया का जो है, एयर इंडिया के करीब 113 प्लेन्स है, जिसमें से करीब 42 प्लेन्स हैं जिसमें अपग्रेड हो चुका है। और बाकी जो है वो कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक बाकी प्लेन्स को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सबसे इम्पैक्ट जो पड़ा है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस पे है, जिसके 25 जिनके प्लेन्स हैं, और जिसमें से 8 फ्लाइट्स हैं जिनको अफेक्ट किया गया है। तो ऐसे में जी, और इसमें 4 फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल भी करनी पड़ी है। तो ऐसे में तापस, जिनकी फ्लाइट्स डिले किए जा रही हैं या ऑब्वियसली बात है उनके टाइमिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज किया गया होगा, तो यात्रियों को किस तरह की सलाह दी गई है? और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो अपग्रेडिंग है, ज़्यादातर अपग्रेडिंग जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग है। जो हार्डवेयर जो है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें बेसिकली जो पुराने जो मॉडल के थे A320 उसमें अपग्रेडिंग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भारत में जो जितने भी प्लेन्स हैं वो 30 तारीख तक इन सब में अपग्रेडिंग हो जाएगी। हार्डवेयर अपग्रेडिंग में भी ऐसा है कि जो एक लेवल पीछे के हैं हार्डवेयर, उनको लगाया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो सॉफ्टवेयर है उनको भी जल्दी अपग्रेड किया जाए। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि भारत में इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि भारत में 300-350 के करीब फ्लाइट्स हैं जिसका इस पर प्रभाव पड़ना था। लेकिन वो भी DGCA की जो मुस्तैदी और जिस तरीके से उन्होंने पहले इस पर काम करना शुरू किया, उन्होंने जो एयरलाइंस हैं, जैसे मैंने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और इंडिगो, ये तीन ही हैं जो इसको यूज़ करते थे A320 को, तो उनको बता दिया गया था। तो 30 तारीख तक ये सारे प्लेन्स अपग्रेडेड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है US और वेस्ट यूरोप के जो मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि ये जो समय है दिसंबर का, ये हॉलीडे सीजन माना जाता है इस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्ट यूरोप की बात करें या US की, तो आप जितने भी US की फ्लाइट्स देख लीजिए, जितने बड़े बड़े एयरलाइंस हैं जो बजट एयरलाइन भी चलाते हैं, वो सब में सबसे ज़्यादा एयरबस यूज़ होता है। और वहाँ पे इसका जो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई है, क्योंकि मानते हैं कि ये पूरा दिसंबर का महीना जब आने वाला है वो थैंक्सगिविंग होता है और US में छुट्टी भी रहती है, और साफ तौर पर एविएशन इंडस्ट्री में अगर इस तरह से होता है तो ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक है जिसकी वजह से परेशानी हो। और इस वक्त की बहुत बहुत शुक्रिया तापस। बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां बंगाल से भाग रहे बांग्लादेशी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और घुसपैठियों को आश्रय देने वाले साबिर अली की गिरफ्तारी हुई है। इस्लामपुर थाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। दस्तावेजों की जांच पर नागरिकता का पता चला। सभी चोरी छिपे देश में हुए थे दाखिल, और गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने बंगाल से भागने के दौरान गिरफ्तार किया। साबिर अली नामक जो ये व्यक्ति है, उसने इन 12 लोगों को आश्रय दिया हुआ था। पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी की। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने मुर्शिदाबाद के
घूमची ग्राम पंचायत के अंतर्गत गोपालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एक छापा मारा और दस्तावेजों की जब जांच की तो पता चला 12 लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। ये सभी चोरी छिपे देश में दाखिल हुए। घुसपैठियों के नाम एक बार आपको बताएं, उनका नाम है मोहम्मद अवाल, अब्दुल खालिक, सुमन अली, सुकुद्दीन, खाबिर, साहिदुल, मोहम्मद सब्बीर, मोहम्मद जियारुल हक, मजदार अली, मोहम्मद खैरूल, मोहम्मद रोनी और राहुल अमीन। गिरफ्तार किए गए लोगों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां घुसपैठियों का मुद्दा वैसे ही सुर्खियों में रहता है। 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको आश्रय देने वाला साबिर अली भी गिरफ्तार हुआ। इस्लामपुर थाने की सूचना पर पुलिस ने यह छापा मारा। मुर्शिदाबाद के घूमची ग्राम पंचायत से इनकी गिरफ्तारी हुई। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो इनकी नागरिकता का पता चला, ये भारत देश के है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा ये सवालिया निशान उठाता है पश्चिम बंगाल सरकार के काम करने के रवैये पर। सभी चोरी छुपे देश में दाखिल हुए और पश्चिम बंगाल की जो यह खबर है, ये इस बात को भी कहीं ना कहीं पुष्टि करती है कि किस तरह से घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है पश्चिम बंगाल। और एसआईआर का करने का जो मुख्य कारण है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो इसी घुसपैठिए वाली दिक्कत पर लगाम लगाने के लिए है। इस्लामपुर थाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। दस्तावेजों की जांच करने पर साफ तौर पर जो उनकी डोमिसाइल है उसका पता चला कि भाई वो यहाँ के है ही नहीं। और सभी चोरी छुपे देश में दाखिल हुए। उनको आश्रय देने वाला साबिर अली भी गिरफ्तार हुआ। इनके नाम भी हमने यहाँ मंच से साझा किए हैं कि ये किस तरह से और क्या इनका मकसद रहा होगा इस देश में घुसने का और क्यों इनको आश्रय दिया गया। अब जब पुलिस ने छापा मारा है, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कई ऐसे खुलासे हैं और कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका की। हमने देखा कि गोलीबारी की जो समस्या हुई, जिस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें नेशनल गार्ड्स जो है वो घायल हुए, उसे लेकर अब देखा जाए तो ट्रंप सरकार सख्ती अपना रही है। और सख्ती ये कि किस तरह से जो अफगान के नागरिक हैं उनको अब वीजा नहीं दिया जाएगा, उस पर तत्काल रोक लगाई गई है। क्योंकि गोली चलाने वालों में से अगर बात की जाए, एक अफगान मूल का है। इस पूरी खबर को समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार अफगान नागरिकों को वीजा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं देगा, तत्काल रोक लगाई गई है। व्हाइट हाउस की अगर बात की जाए तो फायरिंग के बाद ये एक्शन लिया गया। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पर शूटिंग के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अफगान नागरिकों ने गोलीबारी की थी और अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की है। और एक और कदम उठाया गया है कि जो शरण मांगने के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उसको लेकर भी किस तरह से अब जो स्क्रीनिंग है, जो जांच है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये फैसला अमेरिकी सरकार ने लिया है। यानी शरण से जुड़े जो तमाम आदेश हैं उन्हें अब जारी नहीं किया जाएगा और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, यानी जब हम अमेरिकी लोगों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये विदेश मंत्री का मानना है। तो शरण के जो आवेदन है उस पर भी रोक लगी है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आवेदक की ज्यादा से ज्यादा जांच होगी, स्क्रीनिंग अब और ज्यादा कड़ी की जाएगी और जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक शरण से जुड़े आदेश नहीं होंगे जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी प्लेटफॉर्म मीडिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। और अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ। अक्षय, ये जो फैसला लिया गया है कि अफगान लोगों जो हैं उनका वीजा रद्द किया जाएगा, ये कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में? कि अगर आप इस पूरे मामले को समझे तो जिस व्यक्ति ने शूटिंग की थी, इनका नाम लखनवाल था, अफगान से ये 2021 में शरण लेकर अमेरिका गए थे। और ये जब अफगानिस्तान में थे तब अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है CIA, उनकी एक यूनिट का ये पार्ट थे। वहां पर इन्होंने अमेरिकी आर्मी को एड किया था, उनके साथ उन्होंने सहयोग किया था,
उनके साथ काम किया था तालिबान से लड़ने में, आतंकवादियों को मारने में। तो उनकी फौज के साथ जब ये वहां पर थे तब ये CIA का पार्ट थे, और इसी कारण से इनके और इनके परिवार की सुरक्षा के लिए इन्हें एक तरह से असाइलम दिया गया था 2021 में। वहाँ इन्हें वीजा मिला था क्योंकि इनकी जान को खतरा था तालिबान के वापस आने से और अमरीकी फौज के वहां से निकलने से। तो वो लोग जिन्होंने अमरीकी फौजों की मदद की थी अफगानिस्तान में, अफगान के लोकल लोग, उनकी जान के ऊपर खतरा था, इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें एक तरह से सुरक्षा दी थी। अब इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स है, अब इस जंग में पार्ट लेने की वजह से, अपने ही लोगों को मरता हुआ देखने की वजह से, जिसमें PTSD और अन्य तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिनका एक तरह से प्रॉपर साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करके लोगों को ये एक तरह से प्राथमिक तौर पे जांच की जानी चाहिए थी, जो शायद ना हुई हो। और इसी वजह से ये जो व्यक्ति थे, ये बताया जा रहा है मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब्ड है। अब इन्होंने शूटिंग की और ऐसे कई अन्य शूटिंग्स अमेरिका में लगातार होती रहती है। कई बार इस बार अफगान नागरिक है तो कई बार अमेरिकी नागरिक रहते हैं। स्कूल में बच्चे शूटिंग कर देते हैं, तो उसका सोल्यूशन कुछ और है। लेकिन पूरी तरह से एक देश के लोगों को बैन कर देना एक इंसिडेंट की वजह से, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया इंसिडेंट जो आपकी फौज के साथ था, और अब मेंटली डिस्टर्ब अवस्था में अमेरिका में रह रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खुद खड़ा होता है। और जिस तरह से हम असैलम की बात कर रहे हैं, ऐसे में अब नए जो शरण से जुड़े हुए आवेदन हैं उन पर अभी फैसला लिया जाना है। इस पॉलिसी को और कड़ा बनाने की अगर हम बात करते हैं, किस तरह से असर डालेगी ये अमेरिकी प्रशासन और साथ ही साथ वहां पर जो लोग हैं उन पर? देखिए, कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है। कभी वो भारतीयों को वापस भेजते रहे हैं, कभी वो बाकी अन्य तरह के लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से अब एक दूसरे देशों में वापस भेज रहे हैं। कई बार उनका रवैया ऐसा रहा है कि स्टीरियोटाइपिंग कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बयान दिया था कि थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके सभी लोगों को वीजा नहीं देंगे, तो वो भी एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट थी, जिसमें क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में हम कहते हैं कि भारत जैसे देश भी आते हैं। तो ऐसे में आखिरी में जब फैसला लिया गया तो 19 देशों के नाम थे, जिनमें पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का नाम था ही नहीं। तो ऐसे में केवल अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर एक इंसिडेंट की वजह से इतना कड़ा एक्शन लेना, जबकि पाकिस्तानी लोगों द्वारा भी कई ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में अमेरिका में की गई है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में सीरियसनेस है, या फिर क्योंकि इस बार अफगान व्यक्ति इन्वॉल्व था तो दिखाने के लिए पूरे देश के वीजा को बैन करके एक तरह से सख्त एक्शन लेने की ये कहीं ना कहीं ये कयास है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं अंतिम संस्कार को लेकर। आखिरकार हम जानते हैं कि किसी का भी जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके लिए हम उसका आधार दिखाते हैं, लेकिन हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जब वहां पर अंतिम संस्कार के लिए 2 व्यक्ति गए और उनसे आधार कार्ड या फिर जो तमाम दस्तावेज है वो मांगे गए, तो उन्होंने आनाकानी की, इधर उधर के बहाने बनाए। उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जब क्रिमेशन किया जाना था और जैसे ही वहां पर यह देखा गया कि वो मुर्दा नहीं बल्कि एक पुतला लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं अब यूपी सरकार के कान खड़े हुए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं पहले, और उस तस्वीरों के बाद हम इस खबर का पूरा खुलासा आपके साथ करेंगे कि आखिरकार कैसे हुआ। देखिए, आप इन 2 विंडोज में समझिए कि ये हापुड़ से हैरान करने वाला खुलासा कि किस तरह से एक शव की जगह पुतले का इस्तेमाल किया गया। वो पुतले का इस्तेमाल क्यों किया गया वो भी आपको बताऊंगी। तो अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं कि अंतिम यात्रा सुखद, सच्ची और राम नाम के साथ होती है, क्योंकि कहते हुए कि राम नाम सत्य है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ असत्य ही दिखाया जाता। वजह ये रही कि पुतले का अंतिम संस्कार उसकी जो LIC पॉलिसी का फायदा है उसको लेने के लिए किया जा रहा था। आपको वो पूरी खबर अब तफसील से बताते हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे, और ये धर दबोचा पुलिस ने, और कैसे पूरा नाटक रचा गया। और इस नाटक को रचने की वजह थी कि किस तरह से जिस इंसान जो भी मरा भी नहीं है उसकी जगह एक पुतले को रखकर यह दर्शाने की कोशिश थी कि वो व्यक्ति मर गया, और तब उसके इंश्योरेंस के पैसे का ये पूरा खेल था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस की सूझबूझ के साथ अगर देखा जाए तो इस बड़ी घटना को कहीं ना कहीं रोका गया, और धोखाधड़ी साजिश, ये हापुड़ से हैरान कर देने वाला खुलासा हम आपके साथ कर रहे हैं साझा। क्योंकि अंतिम संस्कार जब आप किसी का करने जाते हैं तो आपको उसके दस्तावेज जमा करने होते हैं। उस दस्तावेज जमा करने के बाद ही आप क्रिमेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। वो 2 व्यक्ति पुतला लेकर यहाँ पर पहुंचे। ब्रजघाट शमशान का ये अजीबो गरीब मामला सामने आया,
दिल्ली में जो 2 युवक थे उन्होंने फेक अंतिम संस्कार यानी मरने का भी एक फेक खेल रचा। बड़ा अजीबोगरीब मामला है। प्लास्टिक के पुतले को मृतक अंशुल बताकर रची थी ये साजिश। शमशान घाट के कर्मचारी को लगा कि भाई इसका वजन कम है, और जब उसने चेहरा दिखाने की मांग की तो उनके होश फाख्ता हो गए और वो लगातार बहानेबाजी करते रहे, इधर उधर की बगले झांकते रहे। कर्मचारी के कपड़ा हटाने पर हुआ बड़ा खुलासा कि वो किसी व्यक्ति का मृत शरीर ना होकर बल्कि प्लास्टिक का एक पुतला निकला, और फिर हंगामा बरप गया। पुलिस की पूछताछ में साजिश का पर्दाफाश हुआ। बीमा धोखाधड़ी का यह पूरा मामला था और 50 लाख बीमा क्लेम करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। अब ये हमने क्रक्स ऑफ द मैटर आपको समझाया, लेकिन आपको यह भी बताएं कि अगर आप किसी का क्रिमेशन करने जाते हैं तो आईडी दिखाना जरूरी होता है। आप बिना आधार कार्ड दिखाए, बिना जरूरी दस्तावेज दिए क्रिमेशन नहीं कर सकते। और हापुड़ के ब्रजघाट में भी अंतिम संस्कार के लिए अब नई गाइडलाइंस को जारी किया जा चुका है। शमशान घाट में आपको अपना आईडी दिखाना होता है, यानी कि जो मृत होता है उसका आईडी, आधार जिससे आप लेकर आए हैं, आप उसे जलाने जा रहे हैं तो ये उसका आईडी है। अंतिम संस्कार से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होता है और बिना वेरिफिकेशन के अंतिम संस्कार मुमकिन होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप किसी का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स का पूरा कॉन्फर्मेशन लिया जाता है, जो जलाने आता है उस तक का, यानी कि जो उसके साथ के परिजन होते हैं उन तक का आधार कार्ड या जो भी दस्तावेज जरूरी है, आधार, पैन, वो वहां लगाया जाता है। और इसके साथ ही तभी नगर पालिका की ओर से आपको दाह संस्कार का प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। क्या होता है कि जब आपने क्रिमेशन किया उसके बाद जब आप अस्थियां लेने जाते हैं, उन अस्थियों को भी आपको तभी सुपुर्द किया जाता है जब आप दोनों आधार कार्ड दिखाते हैं, और उसके कुछ वक्त बाद आप जो नगर पालिका है वहां कागज दिखाने के साथ साथ मृतक का आधार कार्ड और जिससे उसका रिश्ता है, चाहे वो बिटिया है या बेटा है, वो दिखाने के बाद ही आपको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। खैर, बहरहाल विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। विकास, क्या हो रहा है ये हापुड़ में कि जो इंश्योरेंस का पैसा है उसका लालच इस कदर हावी हो गया कि एक पुतले को जलाने के लिए 2 युवक पहुंच गए ब्रजघाट शमशान में। देखिए आंचल, ये लालच की पराकाष्ठा है और जिस तरीके से इन्होंने फर्जी तरीके से उस शव का दाह संस्कार करने का एक षड्यंत्र खेल रचने की साजिश की, लेकिन वहां पर तमाम सारे कर्मचारी थे, जब वहां पर अग्नि देने के लिए पहुंचे ये, उसके बाद जब कफन हटाने की बात कही तो उन्होंने पहले आनाकानी की, लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला तब जैसे ही कफन हटाते हैं तैसे ही वो पुतला नजर आता है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है। इसके बाद वहां पर पुलिस बुलाई जाती है और इन दोनों लोगों को, वहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनके पास से 2 पुतले बरामद होते हैं और ये कमल दिल्ली निवासी हैं और ये अपने नौकर के नाम पे इन्होंने बीमे की राशि 50 लाख रुपए की राशि का बीमा कराया था और उसी के क्लेम पाने के लिए इन्होंने यह खेल रचा था। चूंकि अंतिम संस्कार जहां किया जाता है शमशान घाट पर, वहां से एक दस्तावेज मिलता है और उस दस्तावेज के जरिए ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के साथ ही तमाम सारी और चीजें जरूरी होती हैं। तो खासतौर से शमशान घाट से जो आपको कागज दिया जाता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और उसी को लेने के लिए इन्होंने ये खेल रचा था, लेकिन इनका खेल काम नहीं आया। अब जिला अधिकारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है कि वहां के कर्मचारी बराबर चौकसी बरतें वहां पर, और साथ साथ वहां पर सीसीटीवी लगाए जाए और जो भी जिसकी मृत्यु होती है उसका सत्यापन किया जाए और जो परिजन आते हैं उनके साथ उनका दाह संस्कार करने के लिए उन लोगों का भी सत्यापन कराया जाए, उसके बाद में पूरी पुष्टि की जाए ताकि इस तरीके का कोई फर्जी खेल हो न सके। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि पालिका को निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि बराबर चौकसी बरती जाए, निगरानी बरती जाए और वहां पर सीसीटीवी भी लगाई जाए कि ऐसी कोई घटना को अंजाम देने के लिए कोई खुराफाती तत्व ऐसा दोबारा न कर सके। तो मामला बेहद ही चौंकाने वाला था क्योंकि पूरी प्रक्रिया इनकी वही थी, उसी तरीके से लकड़ियों पर चिता सजाना, चिता सजाने के बाद आग देने की प्रक्रिया करना इनकी साजिश थी, लेकिन वहां पर तैनात कुछ कर्मचारियों की चौकसी के कारण ही यह मामला पकड़ में आ सका। चलो, बहुत संक्षिप्त विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीमा कंपनियों का ऐसे में किस तरह का रवैया रहता है?
देखिए, बीमा कंपनी पूरी तरीके से शिनाख्त करती है, लेकिन तमाम सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं, जैसे कुछ लोग फर्जी तरीके से जब ऐसे काम करने की साजिश रचते हैं तो वो डेड बॉडी ले जाते हुए कुछ फोटोग्राफ, वहां पर चिता जलते हुए फोटोग्राफ और कुछ गवाह वहां पर होते हैं, तो हो सकता है इन्होंने आगे की प्लानिंग कर रखी हो, यहाँ पर फोटो लिया है, इसके साथ साथ कुछ फर्जी गवाह भी तैयार कर रखे हो जो अपना वहां पर दे गवाही देते हैं, और जिसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में भी 2 लोगों के अन्य आधार कार्ड भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्य लोगों को भी इन्होंने जोड़ रखा था। इससे पहले जो बीमा कराया था वो नौकर उनका प्रयागराज में था, इनके पास पिछले 2 महीने से था भी नहीं, इससे पहले ही इन्होंने बीमा कराया था, तो इनकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हापुड़ से ये हैरान करने वाला खुलासा सामने आया, जहां दिल्ली के 2 युवकों की अगर बात की जाए तो उन्होंने मृतक अंशुल बताकर एक साजिश रची और जलाने की कोशिश की। फिलहाल इस पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर सुबह 10:30 बजे कुछ नए मुद्दों के साथ। दीजिए मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।